आज एक ऐसी खबर जिसे पढ़कर लोग आग बबूला हो रहे हैं और वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट लिखा है और उस ट्वीट में उन्होंने भारत को हेल होल बताया है, यानी कि धरती पर नरक भारत को उन्होंने बताया है। उस ट्वीट को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और उसको एक हाइलाइटेड पोर्शन होगा, प्रिया अगर आपके पास हो तो ये देखिए। उन्होंने जो ये, मैं पूरा ट्वीट नहीं पढ़ रही हूँ, बर्थराइट सिटीजनशिप पर उन्होंने बोला था और इस समय जो केस चल रहा है तो उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी, तो उस पर आज उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और उस पोस्ट में पूरा पोस्ट नहीं पढ़ूंगी क्योंकि उसका एक संदर्भ है और उन्होंने वो बर्थराइट सिटीजनशिप को लेकर जब अगर अमेरिका में कोई पैदा होता है और उसको कैसे ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाती है उसको लेकर उन्होंने बातचीत की थी कि अमेरिका में कैसे जॉब्स नहीं है, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, उसको लेकर मैं सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ रही हूं। उन्होंने लिखा है कि अ बेबी हियर becomes an instant citizen and then they bring the entire family in from China or India or some other hellhole on the planet. You don't have to go too far to see that. English is not spoken here anymore, that there's almost no loyalty to this country amongst the immigrant class coming in today, which was not always the case. अब मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देती हूँ। इस ट्वीट को आप प्रिया बैक स्टेज में रखिएगा, लेकिन इसका एक संदर्भ हम एक्सप्लेन कर देते हैं, आप उसको स्क्रीन पर रखिएगा। उन्होंने अपने जो ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि यहाँ एक बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर से पूरे परिवार को चीन या भारत या दुनिया की किसी और नरक से ले आते हैं। वह ये देखने के लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ अब इंग्लिश नहीं बोली जाती। और ट्रंप के इस पोस्ट के बाद विपक्षी यानी कि कांग्रेस पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस का एक ट्वीट अब आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, उन्होंने लिखा है कि ट्रंप भारत को नरक बता रहे हैं और मोदी सरकार की ओर से एक कड़ा बयान तक नहीं आ रहा है। आज जब इस बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं, बस इतना ही। सवाल है, नरेंद्र मोदी को ट्रंप से इतना डर क्यों लगता है? अगर एमईए रणधीर जायसवाल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे आज ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं, इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब बताइए, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत को ये कहता है कि धरती पर भारत नरक है और भारत जैसे चीन, और उन्होंने भारत को भी उसी में शामिल कर दिया, और हमारे देश की सरकार का जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय का, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता और वो इतनी दयनीय दशा उसकी है कि वो ये कहता है हाँ, हमने रिपोर्ट से की है, लेकिन इसके बियॉन्ड हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब आपको एक बार फिर से डिटेल में बताते हैं क्योंकि ये बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिकी संविधान हवाई यात्रा शुरू होने से पहले लिखा गया था, कहने की जरूरत नहीं है, टेलीविजन से पहले, इंटरनेट से पहले और रेडियो से पहले अमेरिकी संविधान आया था। फिर उन्होंने लिखा कि प्रवासियों की वजह से अमेरिका के लोगों को नौकरी पाने में मुश्किलें आती हैं। उनका मानना है कि प्रवासी लोग अमेरिकियों का अधिकार छीन रहे हैं। ये देखने के लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहां अब इंग्लिश नहीं बोली जाती। आज आने वाले इमिग्रेंट क्लास में इस देश के लिए लगभग कोई वफादारी नहीं है जो पहले कभी नहीं थी। और उसके अलावा वो ये भी लिखते हैं, उन्होंने ACLU यानी कि अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन पर भी काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है और उसको आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि वो भारत के लिए भी लागू होता है। उन्होंने लिखा है कि इन लोगों ने इस देश को उन सभी माफिया परिवारों से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है जिन्हें अगर एक साथ मिला दिया जाए तब भी वे इनके सामने कुछ नहीं है। ये लैपटॉप वाले गुंडे हैं। अब आप ये सोचिए कि भारत के कितने नागरिक वहां जाकर काम करते हैं। सिलिकॉन वैली में आप ये सोचिए कि हम कितना हमारा योगदान है। आज भारत के लोगों को लैपटॉप वाले गुंडे बोला जा रहा है। ये लैपटॉप वाले गुंडे हैं, इन्होंने हमें बुरी तरह लूटा है, हमारे साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा बर्ताव किया है और थर्ड वर्ल्ड को हम पर हावी होने दिया है। हमारे झंडे का अपमान किया गया है। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की वकील वोंग हमारी राष्ट्रीय पहचान को नष्ट करना चाहती हैं, हमें चीन की कॉलोनी बनाना चाहती हैं, लेकिन ये सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है, ये भारत पर भी लागू होता है। अब आप ये सोचिए कि हमें लैपटॉप वाला गुंडा बताया, हमारे देश को ये बोला गया कि वो धरती पर नरक है, और हमारे विदेश मंत्रालय के रणधीर जायसवाल जी, माननीय रणधीर जायसवाल जी ये कहते हैं हाँ हाँ मैंने तो रिपोर्ट्स देखी है, इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब क्या कहा जाए इस पर? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि लानत है ऐसी सरकार पर, क्यों मोदी जी चुप है और आज इतनी जिल्लत और इतना अपमान सहने की क्या जरूरत है? देश ने क्या गुनाह किया है? आज ये मोदी जी से पूछ लेना चाहिए कि भारत को नरक बता दिया, भारत के नागरिकों को लैपटॉप वाले गुंडे बता दिया, हम फिर भी चुप मार के बैठे हैं। हम ये कह रहे हैं हाँ हाँ हमने रिपोर्ट से की है, इसके बियॉन्ड हम कुछ नहीं कह सकते। क्या रणधीर जायसवाल ये बताना चाह रहे हैं, या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आज इस बात को कबूल लिया कि हमारे प्रधानमंत्री वाकई में इतने मजबूर हैं?
हमारे साथ इस समय प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमैट। आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर मोहसिन रजा खान हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट। आपका स्वागत है। संजय कपूर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। और मीनू जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, हमारे साथ हैं। मैं मोहसिन से शुरू करती हूँ कि मोहसिन, क्या लगता है, भारत एक धरती पर नरक है, भारतीय लैपटॉप वाले गुंडे हैं, क्या कहेंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके का शब्द आज इस्तेमाल करूं। ट्रंप असल में घिर चुके हैं ईरान के मामले में, मुझे ऐसा लगता है। तो वो अपनी पब्लिक की जो गुस्सा है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन वैसे तो उनका प्लैंक था ही, मेजर प्लैंक था, क्योंकि जो डेमोक्रेट्स थे वो उसको उठा नहीं रहे थे इशू को। यानी कि कहीं पे भी सेंटर लेफ्ट और सेंट्रिस्ट पार्टीज भी उठा नहीं रही इमिग्रेशन को, चाहे यूरोप में चाहे अमेरिका में। तो राइट उठाता रहा पिछले 5-10 साल से, और अब लेफ्ट ने भी उठाना शुरू कर दिया। तो पॉपुलर तो है ये एजेंडा, पर इस एजेंडे को अब फिर से ताज़ा क्यों निकाला गया है बाहर? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पहले हुआ था मिनेसोटा में और कई जगहों पे जो इमिग्रेशन के रेड हुए थे, उसमें कुछ अमेरिकन भी मारे गए जो प्रोटेस्टर्स थे। उसके बाद ये थोड़ा लो प्रोफाइल हो गया था। अब फिर से निकाल के ला रहे हैं क्योंकि ईरान में तो फेलियर हो रहा है, तो लोगों का, पब्लिक का जो गुस्सा है वो कहीं तो डाइवर्ट करना है, तो वो इस तरफ डाइवर्ट हो रहा है। हमारी सरकार कुछ बोलेगी नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है आपके प्रोग्राम पे 10-20 बार कि जो भी ताकतवर होता है उसके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाते। हम जो कमज़ोर होता है उसी के खिलाफ उठाते हैं। अपने मुल्क में या आस-पास के मुल्कों में जो कमज़ोर हों, उनको दबाते हैं। जो भी ताकतवर होता है जैसे चीन, अमेरिका, वहाँ सन्नाटा छा जाता है। आप देख रही हैं कि सलमान खान की फ़िल्म तक का नाम चेंज कर दिया। उसका नाम था शायद द बैटल ऑफ गलवान, फ़ोर्स करके, और उसमें से चाइना का जो भी वर्ड था वो सब निकलवा दिए फ़िल्म में से। तो इतना खौफ है। जैसे पहले उन्होंने कहा था कि ना कोई आया है ना कोई गुस्सा है। नाम तक नहीं ले रहे थे चाइना का। इसी तरह से अमेरिका का ट्रम्प साहब से तो खौफ है ही। इसीलिए कुछ बोलते नहीं। वो तो 100 बार कह चुके हैं ट्रम्प साहब कि हमने ही पीस करवाया है। हम नहीं होते तो करोड़ों हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी मारे जाते। और फिर उन्होंने वो सारे जो प्लेन्स के गिरने पे क्लेम्स किए हैं, कितने प्लेन गिराए गए इंडिया के, ये वो, एक चूँ भी नहीं निकली। तो किसी भी ताकतवर के खिलाफ आवाज़ निकलती नहीं है, तो वो तो खैर कोई, उसमें तो कोई दो राय नहीं। और मुझे नहीं लगता कि अब इमिग्रेशन फिर से होगा अमेरिका में उस लेवल पे। तो लेटेस्ट खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स जाते थे वो आधे हो गए। मतलब 50% ही रह गए जो हमारे हर साल इंडियन स्टूडेंट्स जाते थे, क्योंकि नौकरी मिल नहीं रही वहाँ पे। उन्होंने टाइट कर दिए हैं लॉज। तो अब कोई इतना पैसा लगा के जाना नहीं चाहता अमेरिका। मतलब कुछ लोग जाना चाहते हैं पर पहले के मुकाबले आधे, और इन आधों को भी शायद नौकरी नहीं मिलेगी। तो वो जो एक एक तरह का एक लिफ्ट थी हिंदुस्तानियों के लिए, एक एलिवेटर था जिसमें चढ़ के हम मध्य वर्ग की या अपर मिडिल क्लास में आ जाते थे, वो चला गया है। वो कभी नहीं आएगा वापस, क्योंकि ट्रम्प जब चले भी जाएँगे, तो ये इश्यू अब इतना फ्रंट एंड सेंटर हो गया है अमेरिका में, और अमेरिकनों की खुद की जॉब के लाले पड़ गए। क्योंकि ये जो एआई आया है, वो हमारे यहाँ भी जॉब लेके जाएगा हिंदुस्तान में, टीसीएस, इन्फोसिस, इसीलिए इनके शेयर प्राइस इतने गिर गए हैं, आपने देखा होगा पिछले 2 साल में। तो वहाँ पे भी यही हाल है। तो किसी हालत में वो और बाहर वालों को आने नहीं देंगे, और ये एजेंडा तो अब लेफ्ट ने भी उठा लिया। बात है कि आज भारत के ऊपर डायरेक्ट लांछन लगाया, इस तरीके का डायरेक्ट अटैक है कि भारत के लोग लैपटॉप के गुंडे हैं और भारत को धरती पर नरक बताया। अब इससे और ज्यादा बेइज्जती हमारी क्या हो सकती है? और आज भी मैं तो एमईए के स्पोक्सपर्सन पे बहुत ज्यादा ताजुब कर रही हूँ कि वो कुछ भी नहीं बोल पाया, और उनके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं था सिवाय इसके कि हाँ हाँ हमने रिपोर्ट से की है और इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं कह सकता। ये कौन सा जवाब था? अरे कोई डिप्लोमेटिक ही जवाब देते, लेकिन कुछ तो रिस्पेक्टेबल जवाब होता। क्या बोलेंगे? अगर बोलेंगे तो वो खुद ही ऊपर से आदेश आ जाएगा, वो फायर हो जाएंगे एमईए के स्पोक्समैन। बिल्कुल, खौफ नहीं है, खौफ नहीं है यहाँ पे दिल्ली में सरकार में, दहशत है, ट्रंप की दहशत। आपने सही कहा कि दहशत है एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की, और जिस तरीके से ट्रंप ने मोदी जी को बिल्कुल अपने गिरफ्त में कर रखा है, तो बेचारे रणधीर जायसवाल वो क्या ही करेंगे। आज उनको देख के यही एक कहावत याद आ रही थी, और जो एक बोलते हैं कि मरता क्या ना करता, उस बेचारे को सब कैमरे के सामने डाल दिया और अब उसको जवाब पूछा जा रहा है, वो क्या कहेगा? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहे हैं तो वो रणधीर जायसवाल क्या बोलेंगे? मैं आपके पास वापस आती हूँ, प्रोफेसर पाशा के पास आती हूँ। प्रोफेसर पाशा, भारत धरती पर नरक है, भारतीय नागरिक लैपटॉप के गुंडे हैं। अब ये तो समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी यह है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो बहुत गिर गई है। अब वो वापस इमिग्रेशन वाले मुद्दे को जिंदा कर रहे हैं, अपने अमेरिकी जो नागरिक हैं उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा है ईरान की हार की वजह से। ईरान ने जो हार दी है डोनाल्ड ट्रंप को, तो लेकिन ठीक है, उस हार का सामना वो इस तरीके से करेंगे कि भारत जैसे देश को वो नरक बता देंगे और भारत के नागरिकों को वो लैपटॉप के गुंडे बता देंगे। जी, धन्यवाद नीलू जी। आप
काफी अच्छा टॉपिक चुन के आज का डिस्कशन पॉइंट पे लाए हैं। और जैसा प्रोफेसर मोहसिन रजा खान बोल रहे थे ईरान के बारे में, वो सच है कि वो बैकफुट पे हैं, वो हार रहे हैं। और उन्होंने ही बातचीत का प्रस्ताव रखा और सीज़फायर रखा और एक्सटेंशन किया, धमकियां भी देते रहे हैं। और ईरान से ये भी उम्मीद करते रहे कि धमकी और ब्लॉकेड के बीच में भी आप हमारे कंडीशंस मान ले और अमन का मुआहदा कर ले वगैरह वगैरह। ये इनकी डबल नीति और कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसी एक जगह है। लेकिन ये जो इमिग्रेशन का मामला मेरे ख्याल से कोई नया नहीं है। ये उनका इलेक्शन प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा था और पिछले 2 सालों से ये लगातार अमेरिका के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नंबर 1 इश्यू है। और इसलिए है कि ये आर्थिक सिचुएशन जो अमेरिका में है, जो गिरती हुई उनकी आर्थिक स्थिति है, उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि वहाँ का जो सोशल सिस्टम है, वो लगभग टूट चुका है। वहाँ लोग बहुत कम भारत की तरह या एशिया की तरह शादियां करते हैं और बच्चे वहाँ फैमिली और स्कूल पढ़ाना, तालीम देना वगैरह सब, ये सिस्टम जो है वो बिखर गया है। और पढ़ाई महंगी हो गई है और जो भी बच्चे व्हाइट स्पेशली या इमिग्रेंट्स के जो पढ़ना चाहते हैं, वो लोन लेके पढ़ते हैं। बहुत कम माँ-बाप जो है सपोर्ट करते हैं भारत की तरह। तो वो ज़िंदगी भर लोन में मुब्तला रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं और बहुत सारे निकल जाते हैं। तो कई प्रेसिडेंट्स भी ये लोन वेव करने की बात कहा था। मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं हुआ। देखिए ये बात एक रेडियो होस्ट जिसका नाम माइकल सावेज है, अ, उन्होंने ये उनके रेडियो स्टेशन से शुरू किया था कि ये लोग जो है अमेरिका में आके जो बच्चे पैदा होते हैं माँ-बाप के लिए, उनको ऑटोमेटिक अमेरिका के रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सिटीजनशिप मिल जाती है। तो ये केस जो है सुप्रीम यूएस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पास गया है और वो एग्जामिन कर रहे हैं कि बर्थराइट सिटीजनशिप देनी चाहिए पहले की तरह या उसको रिव्यू करना चाहिए। तो ये रेडियो होस्ट जो है राइट विंगर हैं, व्हाइट सुप्रीमिस्ट हैं और उन्होंने जो ट्रम्प सुनना चाहते थे वही लिखा। जैसा पहला मागा में जो थे, जैसा अब ये एफबीआई के डायरेक्टर पटेल और तुलसी गाबार्ड और बहुत सारे या टकर कार्लसन, ये पूरा ये एक पूरी गैंग थी ये। और ये ट्रम्प को जिताने के लिए ऐसी-ऐसी बातें करते थे कि ट्रम्प ऐसा बड़ा महान व्यक्ति है कि ये पीस लविंग है, ये जंग नहीं चाहता, ये अमेरिका को महान बनाएगा और ये कर देगा, वो कर देगा बोल के बोले। अब 1 साल के अंदर जो है ये नाराज हो गए और सब अलग-थलग हो गए। अब काश पटेल का इस्तीफा मांग रहे हैं और अटलांटिक के जरिए केस भी होने वाला है, या तुलसी गाबार्ड को ओपनली इंसल्ट करते हैं ट्रम्प वगैरह वगैरह। तो ये जो मुहिम चलाई थी इमिग्रेंट्स के खिलाफ, डिपोर्ट करने का आईसीए के जरिए या मारने की, या वेरी क्रूएल मेथड्स जो है, ये काफी पॉपुलर हैं कई स्टेट्स में कि ये घुसपैठी जिनको ट्रम्प रेपिस्ट, ड्रग एडिक्ट्स और क्रिमिनल्स वगैरह सब बोल के उनको बदनाम जो कर रहे हैं, तो लोग इसको सच मान रहे हैं वहाँ कि ये सही भी जो है वेनेजुएला के जेल से मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को भेज दिए अमेरिका या हैटी से या लैटिन अमेरिका से, सेंट्रल अमेरिका से वगैरह। और कई फॉर सम इकोनॉमिक रीजंस दे वर इन्वॉल्व, क्राइम में थे और मजबूरी से उन्होंने चोरी वगैरह कुछ की होंगी, तो वो पकड़े गए हैं। लेकिन सभी को जो लाखों के हैं जो आए हैं काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट में, ये घर बनाने के हाउस कंस्ट्रक्शन में, और बहुत सारे अमेरिका में जो जॉब्स हैं वो सिर्फ इमिग्रेंट्स करते हैं। व्हाइट्स की बहुत किल्लत है, कमी है वगैरह वगैरह। तो ये शर्मनाक स्टेटमेंट है कि चीन और भारत हेल होल हैं बोल के। लेकिन 1 घंटा पहले ट्रम्प खुद ने कहा है कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री विद अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एट द टॉप बोल के। तो ये क्लैरिफिकेशन भी फौरन आया क्योंकि कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ये आप अपने दोस्त मोदी और
दोस्त कंट्री के बारे में ऐसा कहा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये गलतफहमी हुई है, मैं अभी भारत को डैमेज नहीं, कंट्रोल में लेकिन हूँ, डोनाल्ड मैं ये ट्रंप ने भी ऐसा जवाब इसलिए दिया होगा क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि कोई रिएक्शन भारत की तरफ से आया नहीं है, तो भारत तो अभी भी मजबूरी पोजीशन में दिख रहा है सर। वो तो पिछले 14 साल से मजबूरी का हाल से बेहाल हो गया ना। आप कई इसमें 50 शो कर रहे होंगे जिसमें हर एक वो हथकड़ी डाल के जो भेजे थे उससे और टैरिफ से और ऑपरेशन सिंदूर पे आपने एक भी मुद्दा छोड़ा नहीं। पूरे जो है अमेरिकन प्रेशर के ऊपर पूरे सिलसिला चला रहे हैं। आप मोदी सरकार पे क्या दबाव हो रहा है, चुपचाप क्यों है, अदानी अंबानी उनके इनॉग्रेशन वगैरह वगैरह, मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो पोर्टर्स बोलते हैं उनको के सोशल मीडिया के जरिए ये बता रहे हैं कि भारत एक महान कंट्री है और वो इट इज लेड बाय गुड फ्रेंड ऑफ माइन बोल के कुछ डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए ये उनका ये टैक्टिक है, एक तरफ तो तमाचा मारते हैं और दूसरी तरफ जो है मरहम पट्टी करते हैं। तो ये डैमेज हो गया है और इंडिया की बेइज्जती हुई है चीन के साथ। अभी तक तो पता नहीं चीन ने क्या इसका रिएक्शन किया है, लेकिन उसका भी तगड़ा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं हर साल वहां जाता हूं, अमेरिका आप भी जाती हैं, हमारे साथी भी जाते हैं वहां। तो ये कुछ हद तक सच भी है कि बहुत सारे भारतीय, और मैं खास तौर पर जिक्र करूंगा पंजाब से, तो वहां हजारों के लोग जो है सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उनका बच्चा वहां पैदा हो और सिटीजनशिप मिल जाए और उसके बाद पढ़ लिख के बड़ा होके नौकरी मिल के और वहाँ उनको भी बुलाए बोल के। ऐसे हजार सौ फैमिलीज हैं वहाँ। ये कि ये इनकी ये गलत है। ये ये मैं कई स्कूल्स में भी देखा हूँ कि माँ बाप को बुलाया जाता है पेरेंट टीचर मीटिंग में, उनको इंग्लिश में बिल्कुल बात भी करना नहीं आता। ऐसे भी फैमिलीज हैं रूरल एरिया से जो जाके वहाँ ऐसा लूप होल को इस्तेमाल करके वहाँ सिटीजनशिप लेते हैं। कनाडा में भी ये हाल यही है। वहाँ तो इससे बहुत बड़ा इशू हो गया है। तो ये पूरे भारतीय, आंध्र प्रदेश से भी मैं देखा हूँ कई लोग इसका फायदा उठा के हैदराबाद से और गुजरात से वगैरह वगैरह, तो हजारों के लोग ऐसा टाइमिंग करते हैं चाइल्ड बर्थ के लिए कि 3 महीने 2 महीने पहले जाते हैं और वहाँ चाइल्ड बर्थ के बाद सिटीजनशिप लेके आ जाते हैं और कुछ साल बाद बच्चे जब 5-6 साल के होते हैं तो पढ़ाई के लिए वहाँ जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस हो गया है और इंडियन अटॉर्नीज हजारों के फैसिलिटेट करते हैं ये सब पूरा प्रोसेस। इतने पैसे होंगे, हम कागज डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब तैयार करते हैं बोल के ये सिलसिला कई सदियों से चला आ रहा है और मिसयूज भी हो रहा है। और इसी वजह से ये अब आर्थिक स्थिति वहाँ चूंकि बिगड़ रही है, नौकरियों की किल्लत है, शॉर्टेज है, तो अब वहाँ जो व्हाइट्स हैं वो इमिग्रेशन का इशू उठा के ये, क्योंकि नंबर्स चाइना और इंडिया के काफी बड़े तादाद में हैं, तो वो दिखने में आता है कि ये भाई ये सोशल सिक्योरिटी में इतने हजारों के बच्चे कैसे आ गए बस पे वगैरह बोल के। तो ये आंकड़े जो है जो इंटरेस्टेड व्हाइट्स हैं, देखिए अब पूरे सिस्टम में ट्रंप ने पहले एडमिनिस्ट्रेशन में, अब दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोगों को बिठा दिया है कि आउट एंड आउट रेसिस्ट हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इमिग्रेशन पॉइंट्स पे, सिर्फ न्यूयॉर्क में ही नहीं कई स्टेट्स में, कम से कम 5-6 स्टेट से मैं जो गया हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे, ऐसे सवाल पूछते हैं कि गुस्सा आ जाता है आपको कि आप की बेइज्जती हो रही है और आपको वहां से फौरन निकल के आना है कि ये क्या। मैंने एक बात तो ऐसा कह दिया कि अगर आप वीजा दिए हैं तो आपको ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। आपने वीजा दिया है, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, मैंने भीख मांग के नहीं आया। और अनप शनप सवाल करते हैं, आपका देश पुतिन की क्यों सपोर्ट करता है, आपका देश ये क्यों करता है, वो क्यों करता है। अरे भाई आप हमारे लीडरों से जाके पूछिए, मुझे क्यों पूछ रहे हैं। तो ऐसा ऐसे चीज जो है IRS में भी हैं, इनकम टैक्स में भी हैं, इमिग्रेशन में है, पुलिस में है, इतने रेसिस्ट हैं कि हाँ आपके सामने व्हाइट ड्राइवर को लिबरल रहेंगे और इंडियंस को और नॉन व्हाइट्स को पकड़ेंगे और टिकट देंगे। ऐसा ओपनली मैं आंखों से देखा हूँ। तो ये रेसिज्म जो है उभर के आ गया है बहुत, और ये लीडर्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं
क्योंकि जनता चाहती है। और ये जो इलॉन मस्क लेफ्ट एंड राइट जो डिसमिस किया लोगों को, तो हमारे कई लोग, मेरे स्टूडेंट्स भी वहाँ कहते हैं कि जो नौकरियां करते हैं, तो उनसे कहा गया है कि जल्द से जल्द आप व्हाइट को ट्रेन करके आप यहाँ से चले जाइए। ओपनली जो 10 साल 20 साल से अच्छे टॉप पोजीशन में आर्टिकल्स पब्लिश करके रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि आप व्हाइट्स को ट्रेन करके आप छोड़ के चले जाइए। तो ये इमिग्रेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इकोनॉमिक स्टेटस से वहाँ सिचुएशन से रिलेटेड है। जैसे जैसे उनकी आर्थिक स्थिति गंभीर होती जा रही है, ये इमिग्रेशन का इश्यू और होगा, और ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। मैं संजय के पास आती हूँ कि संजय, ये जो भारत ने जिस तरीके से इसका जवाब दिया कि इंडिया इज अ हेल होल, और उसके बाद भारत के नागरिकों को, इसमें चाइना भी इंक्लूडेड है, कि ये लैपटॉप के गुंडे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि नहीं भाई इंडिया इज अ गुड फ्रेंड, तो जाहिर सी बात है कि उनको ये तो समझ में आया कि डैमेज उन्होंने कर दिया, अब वो उस डैमेज कंट्रोल में लग गए। लेकिन भारत के रिएक्शन पर क्या कहेंगे कि ये एक इंस्टेंट रिएक्शन जो डोनाल्ड ट्रंप का आया था, क्या हम इस पर भी रिएक्ट नहीं करेंगे? हमारा खून इतना सूख चुका है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी आके कह के चला जाए। म्यूट कर लीजिएगा संजय, अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है संजय, विल यू ट्राई टू रिकनेक्ट? मैं जब तक मीनू जी के पास जाती हूँ उसी सवाल के साथ, हाँ आप रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा। मीनू जी, वही सवाल आपसे है कि जिस तरीके से भारत ने रिएक्ट किया, एक बहुत ही डिस्ट्रेसिंग स्टेटमेंट आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कोई भी भारतीय आग बबूला हो जाएगा इस बात को सुनकर, लेकिन विदेश मंत्रालय ये कहता है कि हाँ हमने रिपोर्ट से की है और उसके बियॉन्ड हमें कुछ नहीं कहना है। वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? जी मीनू जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। यस, देखिए नीलू, जो ट्रंप ने जो भी वो जो ऑथर है माइकल सैवेज, उनका जो भी कोई जो रेडियो पे कोई प्रोग्राम यहाँ पे पोस्ट किया है। अब देखिए किसी देश का प्रेसिडेंट किसी टेक्स्ट को पोस्ट कर रहा है तो वो माना जाएगा कि वो एंडोर्स कर रहा है, उसको एम्पलीफाई कर रहा है उस मैसेज को जो उसके अंदर है। तो नंबर एक, देखिए पहले तो मेरा ये कहना है कि देखिए हर एक देश को अधिकार है, किसी भी सॉवरेन कंट्री को, कि वो किन लोगों को अपने देश में आने दे, किन को ना ही आने दे, किनको किस तरीके के अधिकार आने के बाद मिले या नहीं मिले, वो हर एक देश की अधिकार है नीतियां बनाने का। हमारे यहाँ भी बनी हुई है नीतियां, बट उसका कोई एक सलीका होता है, तरीका होता है। जिस तरीके की भाषा उसमें इस्तेमाल हो रही है, मतलब लेडीज जो कि आते हैं टू ड्रॉप बेबीज, मतलब बच्चे टपकाने के लिए आती है, क्या भाषा आप लिख रहे हैं? ये मतलब आप एक इतना बड़ा बिग बॉस आप दुनिया के हो और उसमें आप इतनी गंदी भाषा लिख रहे हो, तो ठीक है, ये माना मैंने। जैसे अभी पहले मेरे से कहा कि वो अपने वापस मागा के एजेंडा पे आ गए हैं, क्योंकि उन्हें अब ईरान में जो है वहां पे अब कहते हैं ना कि इन तिलों में तेल नहीं बचा। अभी उनको लग रहा है कि ये ईरान का मसला तो अब ऐसे ही धीरे धीरे करके अपने आप ही अपनी मौत मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जो मैंने यहाँ पंगा लिया है बेफालतू में, उसका सवाल का जवाब पड़ेगा नागा क्राउड को ही। तो उस नागा क्राउड के जो इनका जो ओरिजिनल एजेंडा है, जिस एजेंडे के कंधे पे चढ़ के ये राष्ट्रपति दोबारा बने हैं, ये उसी एजेंडे पे आ गए हैं। सारी बात देख लीजिए आप, उसमें वही है, वो सिटीजनशिप का मसला उठा रहे हैं, वो नौकरियों का मसला उठा रहे हैं, और उसमें उन्होंने चाइना और इंडिया को ब्लेम कर दिया। एक्चुअली तो ये फैशिज्म की निशानियां होती है कि अपनी समस्याओं के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहरा देना, वो जिसको कि आप अपना दुश्मन समझते हैं। तो उन्होंने एक्चुअली तो वो जो हमारे यहाँ हो रहा है वही वहां पे भी हो रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ भी कहा जाता है ये देश हिंदुओं का है, वो कह रहा है कि देश गोरों का है। हम कहते हैं कि समस्याओं के लिए मुसलमान जिम्मेदार है, वो कह रहे हैं इंडिया और चाइना जिम्मेदार है हमारी बेरोजगारी के लिए, हमारी ये जो इतने लोग यहाँ पे आ गए, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज खत्म हो रही है, या ये कि बच्चे पैदा करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सप्लिसिटली वो बोल रहे हैं। हमारे कहते हैं बच्चे पैदा करने, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो सेम है, वो कहता है ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आप दूसरी की तरफ फेंका आपने, वो आपकी तरफ आया, लेकिन वो अलग चीज। लेकिन आज जो हेल होल, मतलब नरक का द्वार है भारत, ये शब्द कहे जा रहे हैं। मैं चाइना के बारे में नहीं बोलूंगी, चाइना वाले देंगे जवाब, मैं तो उसमें से इंडिया वाला हिस्सा जो है वो चुन के बोल रही हूँ, उसी पे रिएक्ट करूंगी। तो इंडिया जो हमारा जो, अगर ये कहा जा रहा है हेल होल है, नरक का द्वार है भारत, तो और उसमें जो हमारे टैकीज वहां गए हुए हैं, जो उन टैकीज का बहुत बड़ा योगदान है उस देश की इकोनॉमी में। आपने बहुत सोच समझ के उनको वीजा दिए हैं। जो सिलिकॉन वैली है जो कैलिफोर्निया की, वो इंडियंस की वजह से ही तो बनी है, उनका नाम भी इंडियंस की वजह से हुआ है। आज आप उनको इस तरीके के गंदे लफ्जों से संभाल रहे हैं, तो इसमें हो सकता है डेफिनेटली, मैं ये मानती हूँ कि जो ये सिलिकॉन वैली में रहने वाले लोग हैं, ये बहुत बड़े हिंदुत्ववादी हैं, ये बहुत बड़े बैक होम, इनको जो ये यहाँ चल रहा है वो उसके सपोर्टर है वो,
और वो वहां उसको रेप्लिकेट करने के लिए भी उनकी गुपचुप तैयारियां चलती रहती है। तो वो चीज चल रही है, तो वो आपको वापस मिल गया है। लेकिन जो हमारे यहाँ अगर इसके बावजूद भी अगर विक्रम सॉरी वो जो हमारे स्पोक्स पर्सन है वो ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने देखा है, बस इतना ही कहना चाहूंगा इसके बारे में मैं। तो लानत है ऐसे देश के प्रधानमंत्री पे कि जिसको इतनी इंसल्ट, मतलब एक इंसल्ट हुई है हमारी, कभी हमारे लोग हथकड़ी बेड़ी में भेजे जा रहे हैं, कभी हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है, कभी वो हमारी इकोनॉमी को गरियाता है, कभी वो मतलब जो उसको दिमाग में आ जाती है वो बातें वो बोलने लगता है। सीज फायर को लेके भी उसने कितनी लानत भेज रखी है, मोदी जी चुपचाप है। तो अगर मोदी जी से नहीं, मोदी जी की वजह से आ रही है ना ये सारी जो भी हीट हमारी तरफ आ रही है, ये मोदी जी की वजह से आ रही है ना, क्योंकि वो मोदी से चिड़ा हुआ है कि आपने सीज फायर को वहां क्यों नहीं भरी। और सीज फायर तो बहुत बाद में पैदा हुआ, वो तो उससे पहले से चिड़ा हुआ है। उसने अपने उसमें नहीं बुलाया उनको इनॉग्रेशन में, उसने अपने टैरिफ में कोई रियायत शुरू से नहीं दी। टैरिफ किंग तो वो अपनी कैंपेन के टाइम कह रहा था इंडिया को, तो तभी से समझ जाना चाहिए था कि कुछ हॉस्टिलिटी है हमारे इंडिया की तरफ। लेकिन वो क्यों है? क्योंकि वो मोदी जी की वजह से, जो बताया जाता है, जो बता रहे हैं कि वो कभी गए नहीं वहां उनसे कैंपेन के दौरान मिलने। पिछली बार तो आपकी बार ट्रम्प सरकार करके आए थे, तो इस बार कहीं गए नहीं, कुछ भी नहीं बोले। तो उसका अगर मोदी जी की जैसा कि मानना है, मोदी जी से उसको कुछ पर्सनल रंजिश है, तो वो मोदी जी को भी कहता है कि मैं इसका करियर खराब कर दूंगा अगर मैंने कुछ बोल दिया तो। और वो उसकी वजह से इंडिया को गालियां पड़ रही हैं कि हमें कहा जा रहा है कि गैंगस्टर्स विद लैपटॉप्स, या हेल होल कहा जा रहा है, नरक का द्वार कह रहा है अगर वो हमें। तो ऐसा है भाई, मोदी जी इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये रुकेगा नहीं, ये एंडलेस है। ट्रम्प बिल्कुल जबान पे उसकी लगाम नहीं है, उसको ये है ही नहीं कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। वो कल को और भी कुछ, ये बर्दाश्त से बाहर हो गया इंडियंस की। मतलब मोदी जी की वजह से आज ये हो रहा है कि इंडिया को नरक का द्वार और गैंगस्टर्स विद लैपटॉप और ये सब चीजें कहा जा रहा है। तो ये मोदी जी इस्तीफा दे, मेरा तो सबसे पहला ये कहना है। अब मैं आती हूँ कि हमने ईरान से सीखे कि कितना कुछ उनको चलने की कोशिश करी उसने, लेकिन वो खड़ा रहा, जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं न्यूक्लियर कर दूंगा, यहाँ पे बारिश खत्म कर दूंगा। वो सारे बाहर निकल आए, बोले हाँ करो न्यूक्लियर, हम यहीं खड़े हैं, करो हमारे ब्रिजेस पे, हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स पे आप बमबारी। और झुके नहीं वो। नतीजा क्या है? आज ये गरिया रहे, वो रिरिया रहे उसके सामने, प्लीडिंग की आ जाओ यार, आ जाओ, आप इस्लामाबाद में बैठ जाओ। तो वो उनसे सीखो, मैक्सिको से सीखो, आप कनाडा से सीखो, कोलंबिया से सीखो। उन्होंने मना कर दिया कि हथकड़ी बेड़ी में नहीं भेजे जाएंगे मेरे देश। और हमारे वाले क्या कह रहे हैं? जस्टिफाई कर रहे हैं उन हथकड़ी बेड़ियों को। मतलब इतना ज्यादा भी क्या, मतलब यार भाई, अडानी और एप्स्टीन की वजह से पूरे देश को गिरवी रखना पड़ रहा है, अगर इज्जत को गिरवी रखना पड़ रहा है अपनी, तो आप इस्तीफा दे दे। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब तक बीजेपी में और बतेरे काबिल नेता है, बहुत संभाल लेंगे। मोदी जी जितने काबिल है उनसे ज्यादा काबिल है, एटलीस्ट उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो ये जो, और एक चीज और मेरा कहना है कि इतनी बकवास करती हुई है ट्रम्प के हैंडल से, और वो मोदी जी की वो ट्रोल आर्मी का है, जो बात पे अगर मोदी को कोई कुछ कह दे तो उसको गालियां, मतलब इतना कि वो आदमी मायूस होकर सुसाइड करने की तरफ आ जाता है। कितने लोग अपना अकाउंट डिलीट करके भाग जाते हैं। कहाँ है वो? तो भूरेलाल कहती है ट्रम्प को। अब वो भूरेलाल की बात लगाए ना कि भूरेलाल ने हमें नरक का द्वार बोल रहा है हमें, लेकिन चुप है साहब। इसका मतलब जो मोदी जी ने क्यों अपने अटैक डॉग्स नहीं छोड़े ट्रम्प के ऊपर, छोड़ते कि चलो अटैक करो। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बोला? इस बीट में जो वो अटैक होते हैं किसी के ऊपर ट्रोल आर्मी के, वो इशारे ऊपर वाले के इशारे पे होते हैं। आज ऊपर वाला चुप बैठा है दम साधे, उसको चुनाव से ही फुर्सत नहीं है। बिल्कुल। अगर हम कैसे भूल जाएं कि बीच में जब एक बार कंगना रनौत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ये सारा मिसहैप हुआ था और कंगना रनौत ने एक ट्वीट लिख दिया था डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, तो जेपी नड्डा ने उनको, जब उस समय पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उसको बुलाया और वो ट्वीट डिलीट करवाया। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आ रहा है, उसको मैं पढ़कर और फिर सज्जय से रिएक्शन लूंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है, प्रिया अगर आप बैक स्टेज में तो उसको प्ले कर दीजिएगा, मैं पढ़ रही हूँ। Modi ji's dear friend Namaste Trump has shared a note abusing India and using an extremely disparaging term. Modi ji remains absolutely mum on these ridiculous utterances. MEA spokesperson said, quotes mein hai, that is where I leave it. Narendra Modi ji, what are you scared of? Indians have played a vital role in America's success. What is stopping us to raise this at the highest levels of the American government? From the skewed Indo-US trade deal framework to Mr. Trump's earlier claims on mediating to stop the war during Operation Sindoor, from grinning in front of Mr. Trump when he said BRICS is dead, to US levying 50% tariffs on India, at every step, Modi ji has mortgaged India's interests. Amidst a high-voltage election campaign of the Prime Minister, I sincerely hope that he gets some time to react to this intimidation and indignation of 140 crore Indians. अब मैं संजय के पास आती हूँ। संजय, क्या ये आज 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान किया है, बेइज्जती की है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये बात बोल करके इंडिया इज अ हेल होल,
और साथ में ये भी कहा कि इंडियंस लैपटॉप के गुंडे हैं। और एमईए के स्पोक्स पर्सन कहते हैं आई विल लीव इट एट दिस। बहुत बहुत धन्यवाद नीलू जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, हाँ बोलिए सर। हाँ, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा पाशा साहब को और मीनू जी को, उनके विचार सुनने का मौका पड़ा। मुझे लगता है कि इसमें कुछ सत्य है, और जैसे कि पाशा साहब ने बताया कि यहाँ पर एक है ना ट्रेडिशन चला आ रहा है कि लोग बाग अपने बच्चे होने के पहले अपनी गर्भवती बीवी को ले जाते हैं, और वहाँ पे तमाम, और ये सब पंजाब के ही नहीं, बहुत संभ्रांत परिवार के बहुत बड़े बड़े अफसर और उनकी बीवियाँ और तमाम लोग ये करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ गरीबी लोग करते हैं, गरीब लोग तो पहुँच भी नहीं पाते हैं, जो खाते पीते लोग ज़्यादा पहुँचते हैं, तो वो लोग ये सब कर रहे हैं। परंतु अगर आपको याद हो तो जब मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने भी देश की आलोचना करी थी, शायद साउथ कोरिया कहाँ गए थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के बारे में सोच के भी है ना कुछ अजीब लगता था, पहले कुछ वो हैसियत नहीं थी, और कुछ इस तरीके का मुझे याद नहीं पड़ा, पर काफ़ी आलोचना करी थी। तो जो ट्रम्प कर रहे हैं उनकी आलोचना में थोड़ा सत्य है, पर काफ़ी झूठ भी है, क्योंकि इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी व्यवस्था को पनपने में, और इस बात का एहसास अब कई सारे यूरोपियन देशों को हो रहा है। जर्मनी को देखिए, जर्मनी ना खुद है ना निमंत्रण दे रहा है कि आप आइए, कई सारे हिंदुस्तानियों को कि आप आइए और जगह कुछ अपना जितने भी स्किल्स लेकर आइए और तरक्की करवाइए हमारे मुल्क को। अमेरिका का भी हाल यही है, जैसा कि मीनू जी ने बोला, सिलिकॉन वैली तकरीबन पूरी खुद इन लोगों ने तैयार करी है। कितना उनका कंट्रीब्यूशन एआई में है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, उसको ना उसका वजन भी तोड़ना बड़ा मुश्किल है आज की तारीख में। तो ये बात अपनी जगह पे है, परंतु हिंदुस्तान का रवैया बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। अब ना पुराने समय की बात नहीं जब हिंदुस्तान बहुत कमज़ोर हुआ करता था, अब ना कमज़ोरी का जो एहसास है वो मोदी जी के लीडरशिप में होने लगा है, जबकि पहले नहीं था। और अगर इस तरीके से बात करने लगे और मुल्क, तो ये तो कहने में कि देयर विल बी अ कॉपी कैट रिएक्शन। छोटे छोटे मुल्क है ना हमारे ऊपर है ना उंगली उठाने लगेंगे। अगर आप सोशल मीडिया में जाइए और रील वगैरह देखिए तो हर जगह पे हिंदुस्तानियों की आलोचना हो रही है, और छोटे मुल्क कहने लगे हैं कि हिंदुस्तान के लोग गंदे, चोर, पता नहीं क्या क्या अश्लील बातें करने लगे। और इसका भी नतीजा यही निकलेगा कि जो ट्रम्प साहब ने बोला है, अगर बीच में नहीं रोका गया और इसका कोई देश भर में आंदोलन नहीं हुआ, तो यहाँ पर और भी है ना इस तरीके की चीज़ें होंगी और हिंदुस्तान की बेइज्जती होती रहेगी। नहीं, लेकिन अब कायदे से अब सरकार तो पता नहीं इस पर बोलेगी या नहीं बोलेगी। उनको बोलना होता तो पहली ब्रीफिंग में एमईए के स्पोक्सपर्सन ने कुछ ना कुछ एक कड़ा जवाब इसमें दिया होता। अब आपको क्या लग रहा है कि प्रोटेस्ट होगा तभी होगा, कुछ बोलेंगे मोदी जी, या वरना इस तरीके से चुप रहेंगे सब? जी संजय। देखिए, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो यहाँ पर काफ़ी आक्रोश था लोगों का, जबकि प्रपोजल आया आडवाणी जी की तरफ से या उनके जो हैंडल करते थे अमेरिका में, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की फ़ौजें इराक में जानी चाहिए। दे वांटेड बूट्स ऑन द ग्राउंड। तो वाजपेयी जी ने अपने लेफ्ट के दोस्तों बुलाया, उनसे कहा कि ये सब ना होने दीजिएगा, आप सड़क पे क्यों नहीं आ जाते। तो जब तक है ना सरकार भी मदद नहीं करती और सड़क पे सब लोग नहीं आ जाते, तब तक इस तरह की उटपटांग बातें होती रहेंगी। जब तक है ना आपको ये संदेशा नहीं पहुँचाएंगे अमेरिका को कि देखिए आपने जो कहना तो कह दिया, परंतु अब की बार जो रिश्ता है पूरी तरीके से ख़त्म, और हम अपने देश के जितने भी लोग हैं उनका इमिग्रेशन वगैरह बंद कर देंगे, कोई वहाँ आपके देश में नहीं आएगा, और हम कोशिश करेंगे कि जितनी स्किल सेट है वापस लेकर आएँ वहाँ से। तब तक ना उसका मेरे ख्याल से असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका को तो लगता है कि सब कटोरा लेके पहुँच रहे हैं वहाँ पर, तो हम क्यों परवाह करें। ये वाली जो मानसिकता है वो सब बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मानसिकता बदलेगी या नहीं बदलेगी ये पता नहीं, लेकिन क्या मुंहतोड़ जवाब भारत की सरकार दे सकती है, वो तो जरूर दे सकती थी, लेकिन क्यों नहीं दिया। अब ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, एक मिनट के लिए, क्योंकि काफी देर हो चुकी है, एक मिनट का रिएक्शन मैं सबसे लूंगी। मीनू जी आपके पास आ रही हूँ, आपको लग रहा है कि इसमें मुंहतोड़ जवाब भारत देगा आने वाले दिनों में या कल परसों में? आई एम श्योर विपक्ष मेरे हिसाब से तो कोई इनको, विपक्ष आज बोल रहा है, कल नीलू आज बोल रहे हैं विपक्ष, हम भी बोल रहे हैं, कल नया मुद्दा, आप सुबह उठेगी नया मुद्दा तैयार होगा आपके लिए। मोदी जी मुद्दों की वो जो है ना जनरेट करने में बड़े माहिर हैं। कल ऐसा विस्फोटक मुद्दा आपके पास होगा कि आप इसे भूल जाएंगी, बेइज्जती वगैरह सब, फिर डस्टिंग करके आप वापस फिर खड़ी हो जाएंगी। तो वो चीज ये तो जब तक नहीं होगा। देखिए ये जो इसका जो फॉल आउट होगा ना, ये जो स्टेटमेंट आई है, ट्रम्प ने बेवजह थोड़ी इसको कोट किया है, उसे कोट किया है अपने लोगों को भड़काने के लिए। अब जो चाइना के लोगों के लिए तो पता नहीं वहां पे होगा नहीं होगा, लेकिन इंडियंस के खिलाफ माहौल हॉस्टाइल बनना शुरू हो जाएगा और होगा। और क्योंकि ट्रम्प ने ईरान की, वो भी माहिर है अपनी जनता का, बेवकूफ जनता का ध्यान भटकाने के लिए, वो ईरान से भटकाने के लिए माहौल, ये अपने ये गैंगस्टर विद बूट्स और ये इंडियंस के बारे में, चाइनीज के बारे में, हेल होल और ये सारी चीजें वो फिर शुरू कर देगा। तो लोग वहां से, अब इसमें यह है कि इंडियंस के ऊपर माहौल अगर हॉस्टाइल होगा तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, फिजिकल वायलेंस भी हो सकती है, वर्बल वायलेंस भी हो सकती है, बहुत सारी होता है, ग्राफिटी वगैरह बना के चले जाते हैं लोग लोगों के घरों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर और गुरुद्वारों के ऊपर, जो भी इंडियन से रिलेटेड वो चीजें हैं वो उनको करेंगे। अब जब वहां से शिकायत आएगी और वहां की लॉबी जो है
भाई आप यहूदी लॉबी चिल्लाते रहते हैं, यहाँ की भी है तो है, वहाँ पे हिंदू लॉबी जो कैलिफोर्निया वाली है, इस तरह के बहुत है वहाँ पे जो कुछ बहुत कुछ इंडिया के लेकर पैरोकारी करता है वहाँ पे। जब वो चिल्लाएंगे मोदी के ऊपर कि यार तुम बोलते क्यों नहीं हो कुछ, इसका रिबटल करो, रिटॉर्ट बैक करो, वो तब जाके कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, जब तक एप्स्टीन फाइल फंसी हुई है, अडानी का मुद्दा फंसा हुआ है, क्यों भी करेंगे मोदी जी। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ इस्तीफा दे दे भाई, आपके एप्स्टीन फाइल का डर आपके अंदर से खत्म नहीं होगा, अडानी का खत्म नहीं होगा, तो बेटर है इस्तीफा दे दो ना, या कब तक गालियां दिलवाते रहोगे देश को। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं पाशा सर के पास आती हूँ कि पाशा सर अब तो बहुत हो गया, कितनी दिन हम लोग इसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे रोज रोज कि भारत का अपमान हो रहा है, भारत की बेइज्जती हो रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जो मीनू जी कह रही हैं फिर वही हो जाए, वो हो सकता है। जी पाशा सर, बहुत संक्षेप में। जी, मुझे लगता नहीं कि कोई भी इस्तीफा देगा, ना प्रधान जी देंगे, ना उनके एप्स्टीन फाइल्स में जो नाम है मिनिस्टर वो देंगे, न कोई देंगे, कोई नहीं इस्तीफा देगा नहीं, या भारत सरकार माफी नहीं मांगेगी किसी से। ये जो सिलसिला चला आ रहा है वही चला आएगा जब तक ये बागडोर संभाले रहेंगे। देखिए, एक और बात मीनू जी ने कहा कि मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ अमेरिकन मॉल्स में, जैसा कि मैं ट्रैफिक पुलिस का उदाहरण दिया, तो वहाँ कई स्टेट्स में जो हैं जहाँ भारतीय लार्ज नंबर्स में हैं, वहाँ कुछ सुरक्षा है, ग्रुप्स हैं वहाँ, और लॉबिंग ग्रुप्स हैं, और प्रेशर ग्रुप्स हैं, और कुछ काउंसलर्स हैं, और सेनेटर्स भी हैं, और हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेयर्स भी हैं। लेकिन कई स्टेट्स में इंडियन जो है माइनॉरिटी हैं, एंड वहाँ उनको टारगेट भी किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़े शहरों में इंडियंस को टारगेट नहीं किया जाता है, इंडियंस को डायरेक्टली टारगेट किया जाता है, और उनके मुंह पे बोला जाता है कि आप 1 साल भी नहीं, 1.5 साल भी नहीं, आपके पास टेस्ला ईवी कार आ गई, आपके हाथ में इतना महंगा लैपटॉप है, और आप के बच्चे चॉइस स्कूल्स में जाते हैं, और वगैरह वगैरह बोल के ओपनली रिडिक्यूल करते हैं भारतीयों को। चाइनीज जो है दे कीप ए लो प्रोफाइल, और उनके ऊपर प्रेशर काफी सालों से है, और वो कई पोस्ट से निकाले गए हैं वगैरह वगैरह। तो भारतीयों के ऊपर अभी वैसी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि दे आर नीडेड देयर। तो लेकिन ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है, डरावनी माहौल, और कि ये अपने आप जो है छोड़ के यहाँ से चले जाएं। आई मीन बॉटम लाइन इज कि ये जो है एट द कॉस्ट ऑफ व्हाइट अमेरिकन्स, दे आर प्रॉस्परिंग, दे आर कमिंग एंड टेकिंग हमारे नौकरियां ले रहे हैं बोल के ये वहाँ के लीडर्स ओपनली बोलते हैं। वहाँ मीटिंग्स में, मैं कई मीटिंग्स में अटेंड किया हूँ, और फॉक्स न्यूज पे जो चर्चा होती है, आपको हैरानी होगी कि ओपनली इतने रेसिस्ट हैं वो इंडियंस के खिलाफ। वो शर्म आती है कि ऐसे लोग जो है अमेरिका में है, डेमोक्रेसी में है, फ्रीडम फर्स्ट अमेंडमेंट का हक इस्तेमाल करके ऐसी बेहुदा बातें करते हैं। तो आगे चल के जो है और स्थिति खराब होने वाली है, और जो आर्थिक स्थिति हुई है मेरे ख्याल से तो बेहतर होने वाली नहीं है। पता नहीं किस हाल से वो वेनेजुएला का ऑयल कब्जा कर लिया है, लेकिन ईरान इतनी आसानी से गिरेगा नहीं, और ईरान का ऑयल लेना इतना आसान नहीं है, जबकि सोवियत यूनियन और चाइना और दूसरे देश उसके पीछे खड़े हैं, और वो भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये जो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, ट्रंप का ये मानना है कि जो कॉलोनियल पॉलिसी से ये यूरोपीय देश और अमेरिका जो मालदार हुए, उस पॉलिसी को अपना के दूसरों की वेल्थ को हड़पना शुरू करें। ओपनली एग्रेसिव मेंटालिटी देखिए, उनका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर, तो इसका मतलब ये फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। और वो जिस तरीके से मैं सुन रहा था पीट एग्जिट के स्पीचेस, वो ओपनली एडवोकेट कर रहे हैं कि मैक्सिमम वायलेंस हम यूज करेंगे सभी के खिलाफ, सिर्फ ईरान ही नहीं, सभी के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है और हमारी पॉलिसीज को अपोज करता है। तो एक तरीके से सेविंग ग्रेस है कि हम क्रॉस सॉर्ट्स अमेरिका से ये नहीं हो रहे हैं, हम थोड़ा दबक के हैं, वरना अगर हम मुंह तोड़ जवाब देते, जैसा हमारे साथी भी, मैं भी कई बार कहा हूँ, तो पता नहीं भारत के ऊपर क्या आफत आके टूटती। पाकिस्तान को ही इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ करते, अगर हम जो है ईरान की तरह खड़े में आ जाओ, कूद जाओ बोल के अगर बोलते हैं उनको
जो भी उनको जिल्लत और जलील कर रहे हैं। जी हाँ, मैं अब संजय के पास आती हूँ लास्ट कमेंट के लिए। और ये क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ठीक है आज रणदीप जायसवाल ने जवाब नहीं दिया और अब विपक्ष तो मुझे नहीं लग रहा कि चुप बैठेगा, लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। क्या ये एक बड़ा इशू अब बनेगा और इस पर मोदी जी को बोलना पड़ेगा? मोदी जी ना बोले तो कम से कम एस जयशंकर तो कुछ बोले, कुछ खरी खोटी तो सुनाए। अब देखिए जयशंकर से तो कोई उम्मीद नहीं है कि खरी खोटी बोलेंगे। अगर उम्मीद है तो राजनीतिक जो लीडरशिप है बीजेपी की वही कर सकती है, परंतु मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो अपने जो पिताजी हैं या अपने वो हैं उनके खिलाफ जाएंगे, उनसे कुछ अकड़ कर दिखाएंगे। जैसे कि मीनू जी ने बोला कि एक आध दिन की बात है, मुद्दा बदल जाएगा, कुछ और हो जाएगा। अभी हम लोग असम और इसके चुनाव के नतीजों के बारे में जिक्र कर रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, और फिर ये चीज़ भूल जाएंगे, कुछ और है ना, वो फिर वो कह देगा इंडिया द ग्रेट कंट्री। पर हम मुझे चिंता है भारतीय जो वहाँ रहते हैं उनका जो सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है इनके बोलने से, और उनको बचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हिंदुस्तानी लोगों को कि कैसे वो बचेंगे। और उन बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ता है कि उनमें ज़्यादा दिन लोग वहाँ रहेंगे। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को खत्म करते हैं। प्रोफेसर पाशा, संजय, मीनू जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच।